कर्मचारी चयन आयोग, वेटरनरी कॉलेज पटना। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन की तिथि 1/4/2025 से 19/4/2025 तक है। जी दोस्तों, सांख्यिकी पदाधिकारी और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए बिहार सरकार ने जो है सो आवेदन आउट किया है, अर्थात नोटिफिकेशन आउट किया है। और इसमें जो है सो इसका आवेदन की तिथि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक है। इसका आवेदन जो है सो आपको bssc.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। bssc.bihar.gov.in में आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार अध्याची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की विवरणी निम्नवत है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, वेतनमान इसका 7 का है। वेतनमान क्या है? वेतन स्तर 7 का, लेवल 7 का जॉब है। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? तो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक या पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में से स्नातक के डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो है सो कहा गया है कि आपके पास जो है सो अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी, इस तीनों में से किसी एक विषय का में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। और अगर यह नहीं है तो सब्सिडरी में आप किसी भी विषय से आर्ट से कर रहे हैं, फिर भी अगर सब्सिडरी में मैथ है, ऑनर्स किए हैं और सब्सिडरी में मैथ है, तो आप यह आवेदन के लिए कर सकते हैं। या किसी भी विषय से आप कर रहे हैं, किए हुए हैं और आपके सब्सिडरी में अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी है, तो वो इन आवेदन को भर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कॉमर्स से जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वह इस आवेदन को निश्चित रूप से आवेदित कर सकते हैं, अर्थात अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो अब इसकी आती है जो अध्याची विभाग द्वारा कुल 682 रिक्ति पद उपलब्ध कराई गई है। कितना? 682। और 682 जो है इसमें से कौन पद, किनके लिए कितना पद है, उन पर हम अभी चर्चा करेंगे। अनारक्षित कोटि के लिए जो है सो 313 है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 110 है। यानी कुल की बात करें तो 423 पद जो है सो जनरल कोटे के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 98 पुरुष और 34 महिला, यानी कुल पदों की बात करें तो 132 पद जो है सो अनुसूचित जाति के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो पुरुष के लिए 7 और महिला के लिए 2, कुल 9 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो 112 पुरुष के लिए और 39 महिला के लिए। कुल की बात करें तो 151 अत्यंत पिछड़ा के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 62 और महिला के लिए 22। तो कुल की बात करें तो हो जाता है 84। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है सो 68 और महिला के लिए 24, माने कुल मिलाकर के हो जाता है 92। तो इस तरह से पुरुष वर्गों के लिए 682 और महिलाओं के लिए 231 पद हैं। इसमें जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती, नातनी हेतु अनारक्षित पदों की संख्या 14 रखा गया है। उम्र सीमा की बात की जाए तो अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा
निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो वह उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूप में निर्धारित की जाएगी। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अर्थात कोई जनरल से आ रहा है तो जनरल के लिए जो है सो संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/16 के अनुसार 37 वर्ष निर्धारित है, लेकिन जनरल कोटे से कोई अगर दिव्यांग है तो उनको 47 वर्ष तक फॉर्म भरने की अधिमान्यता दी गई है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक कोटि का होगा। तो जिनका 40 वर्ष निर्धारित है उक्त संकल्प के अनुसार वह 50 वर्ष तक कर सकते हैं, जिनका 42 वर्ष है वह हम 52 वर्ष तक आवेदित कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना जो है सो 1/8/2010 के आधार पर की जाएगी। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। आपके जो है सो उम्र की गणना जो है सो 10वां में आपके 10th में जो मार्कशीट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं अच्छा बहाली है, और इसका परीक्षा का प्रारूप क्या होगा उन पर हम बात कर रहे हैं। चयन की प्रक्रिया हेतु मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता जो है सो 75 अंक रखा गया है। कितना रखा गया है? 75 अंक रखा गया है। और संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उस पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, अर्थात 25 अंक। तो 25 अंक नोट। परीक्षा के अंकों की अधिमान्यता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात अधिमान्यता अंक बराबर परीक्षा में प्राप्त अंक डिवाइडेड बाय परीक्षा में कुल अंक गुने 75। संविदा के आधार पर दे अधिमान्यता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में दे होगी। अर्थात जो व्यक्ति संविदा में काम कर रहे हैं उन्हें पीटी और मेंस जो परीक्षा होगी उसमें जो है उन्हें विशेष छूट दिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए अधिकतम 5 अंक का प्रावधान किया गया है, और अधिकतम 5 वर्ष तक जो काम करेंगे उन्हें 25 अंक अधिक से अधिक दिया जाएगा। कोई व्यक्ति 10 वर्ष से कर रहे हैं तो उन्हें 50 अंक नहीं दिया जाएगा, उन्हें भी 25 अंक ही दिया जाएगा। तो इस तरह से उनकी गणना की जाएगी। कह रहा है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुपयोगी होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता आती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। कहा जा रहा है कि कुल परीक्षा जो होगा सो 150 अंक का होगा। एक प्रश्न का उत्तर जो है सो 4 अंकों का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का जो है सो कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का होगा। लेकिन अगर आप किसी प्रश्न को गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात 0.25% नेगेटिव मार्क का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें पास होने के लिए जो है सो न्यूनतम अंक की अर्हता भी
रखी गई हैं, जिसमें अनारक्षित पुरुषों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और सभी दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% न्यूनतम अर्हता रखी गई है। अब इस आवेदन को भरने में आपका जो है सो कितना रुपया व्यय करना होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपया भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के समान 135 रुपये। अगर कोई दिव्यांग है तो वह किसी भी श्रेणी से आते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 135 रुपये भुगतान करना होगा। इसी प्रकार सभी महिलाओं, चाहे वह किसी भी श्रेणी से आते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 135 रुपये भुगतान करना होगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को, पुरुष एवं महिला को 540 रुपये का भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। कह रहा है कि यह तो हो गया परीक्षा शुल्क की बात, जो इतना रुपया निर्धारित है, लेकिन सर्विस चार्ज एवं जीएसटी, सर्विस टैक्स, प्रोसेसिंग चार्ज और सर्विस टैक्स दोनों अलग से आपको लगेगा। इसके अलावा अब वह कितना निर्धारित है, वह तो 1 अप्रैल के बाद जो आवेदन जब चालू होगा उसी समय मालूम पड़ पाएगा। और आवेदन करने की जो तिथि है वह 1 अप्रैल 2025 तक है। परीक्षा का प्रकार किस प्रकार रहेगा, अब उस पर हम लोग देखते हैं क्या क्या रहेगा उसमें। परीक्षा की प्रकृति एवं वस्तुस्थिति। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। अब विभिन्न चरणों की परीक्षा आयोजित प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया के अनुपात हुए तैयार की जाएगी। कहा जा रहा है कि जो बिहार कर्मचारी आयोग परीक्षा संचालित नियमावली 2010 में कहा गया है कि अगर 40,000 से अधिक पदों पर आवेदन होती है तो पीटी लेंगे, और नहीं तो सिर्फ एक ही परीक्षा से इनका सिलेक्शन। तो इतनी बेरोजगारी है तो यह तो मान करके चलिए जो फॉर्म जो है सो 40,000 से अधिक पद पर आएगा ही, और यह मान करके चलिए कि इसमें 2 चरणों का परीक्षा होगा, पीटी और मेंस। और अगर 40,000 से अधिक होती है तो वह विभिन्न तिथियों में परीक्षा आयोजित हो जाएगी, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो इनका जो है सो परसेंटाइल पद्धति के अनुसार जो है सो रिजल्ट का प्रकाशन होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा की मेधावती सूची कोटिवार रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों की सूचना मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। कह रहा है कि अगर पीटी होती है तो पीटी में जितने 685 पदों के लिए आवेदन आ रहा है तो 685 गुना 5 माने 3200-3300 के करीब जो है सो वह पीटी के मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसके लिए अलग से जो है सो सूचना प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा का जो है सो प्रकार किस प्रकार का है। प्रारंभिक परीक्षा के एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जो निम्नलिखित होगा: सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान और मानसिक क्षमता ज्ञान, रीजनिंग कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार होगा। इसमें प्रश्नों को उद्देश्य के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के में उनके अनुप्रयोग से संबंधित योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन में
समसामयिकी विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं पूछे जाएंगे। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचायत योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे। सामान्य विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान। गणित में संख्या पद्धति से समस्त पुत्र, पूर्ण औसत का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संकरणाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, मोटामोटी 10 चैप्टर जो है सो गणित का रहने वाला है। और गणित से जो है सो 25 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहा जा सकता है सिलेबस जो है सो CGL लेवल का है और उसी तरह का, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो नौकरी बहुत अच्छी है। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। घटक यथासंभव: सादृश्य, समानता, विभिन्नता, स्थान, संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट संख्या। हिंदी: मुख्य परीक्षा के 2 पात्र होंगे। हिंदी जो अहरक होगा, यानी कि परीक्षा में इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित एवेल्यूएट किया जाएगा। मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता। और इसी प्रकार का जो है सो आपको मेंस के लिए इसी सिलेबस से मेंस के लिए भी प्रश्न पूछा जाएगा। विशेष रूप से तो इसमें जो है सो कुछ है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का जो है सो आपके नौकरी की वीडियो लेकर के, नौकरी की जानकारी लेकर के, नौकरी का नोटिफिकेशन लेकर के हम आते रहें और आपको जानकारी समय प्राप्त होता रहे, तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।